वेलकम फ्रेंड्स टू मानवी क्लासेस। दिस इज मोहित झा। आई होप आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट देके कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं तो प्लीज पहले उन्हें जाके कंप्लीट कीजिए ताकि इस पार्ट में हम कुछ भी डेवलपमेंट करें उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर महाराष्ट्र हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स पार्ट 4। सो लास्ट पार्ट में हमने किया था स्कल्पचरल आर्ट्स, क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स एंड फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स। ये पार्ट में हम करने वाले हैं आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। So let's start with the first topic. There are number of rock cut caves in India. The tradition of rock cut caves. First of all, what do you mean by rock cut cave? जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो एक रॉक है, जब उसको पूरा एक बहुत बड़ा रॉक है और जब उसको कार्व करके उसको शेप देके जब एक टेम्पल बनाया जाता है या कोई भी एक स्कल्पचर बनाया जाता है तो उसको हम बोलेंगे रॉक कट केव्स। अभी अगर हम रॉक को कट करके एक स्टोन बना रहे हैं, किसी की मूर्ति बना रहे हैं, कोई वेरियस अदर चीज बना रहे हैं तो वो स्कल्पचर होगा। बट जब हम एक रॉक को कट करके शेप देके काफ करके एक आर्किटेक्चर बना रहे, एक टेम्पल बना रहे, एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो आर्किटेक्चर में आएगा। इसलिए हम इसको एक अलग टॉपिक में पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। आर्किटेक्चर मतलब द प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ऑफ हाउ टू बिल्ड अ बिल्डिंग और अ रेसिडेंशियल और टेम्पल्स एंड ऑल। तो इस पार्ट में हम बेसिकली टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे स्कल्पचर किया जाता था टेम्पल्स को। Technically, the entire composition of the rock cut caves represent a union of architecture and sculptural arts. तो rock cut caves में दोनों चीज थी, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल आर्ट्स दोनों का यूनियन था। Its entrance, interiors and its carved columns and exam images are excellent specimens of sculptural art. Specimens का क्या मतलब होता है? Examples. For example, look at this picture. पुराने टाइम पे ये भी एक रॉक कट केव से ही बनाया गया है, ये पूरा टेम्पल या पूरा महल। तो इसका आप एंट्रेंस देख सकते हो, कितने मैग्निफिशेंटली इसका एंट्रेंस बनाया गया है। ये इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल ऑफ एंट्रेंस है। इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब कि कैसे किस जगह पे क्या होगा, ठीक है, आपका बेडरूम किधर हो, किचन किधर होगा, आपका सारा वेंटिलेशन कैसे होगा, डिजाइनिंग कैसे रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि डिजाइनिंग कितनी बारीक तरीके से किया जाता है। अगर आपने कभी भी कोई भी एंशियंट हिस्टोरिकल प्लेसेस में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में विजिट किया होगा तो आपको कारीगरी दिखी होगी हाथ से जो हुई है उसमें। जैसे इधर भी आप देख सकते हो कि उन्होंने कितनी माइन्यूटली कारीगरी की है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें भी देख सकते हो, ये अजंता केव का है। अजंता केव में आप देख सकते हो कि कैसे इंटीरियर जो है वो किस हिसाब से ब्यूटीफुल इमेजेस बनाए गए, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बनाए गए हैं ताकि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे लोगों को। The rock cut caves at Ajanta and Verul in Maharashtra were declared as World Heritage Site in 1993. अजंता का हमने अभी ही देखा इमेज। आप इसमें भी देख सकते हैं वो हाउ एंट्रेंस इज शोन, टिपिकल इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल। आप डिजाइनिंग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। The temple architecture in India began to develop around 4th century current era. ठीक है, 4th century के अराउंड कहीं तो टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हम सबको जैसे पता है कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि वी हैड अ वर्ना सिस्टम, हम वर्ना सिस्टम से चलते थे। तो जो ब्राह्मण्स होते थे दे वर असाइंड फॉर टीचिंग, ये वो पढ़ाई लिखाई के लिए बने थे, और जो क्षत्रियस थे वो लड़ाई के लिए या फिर राजा बनने के लिए बने थे, और फिर वैश्यास जो ट्रेड, फिर शूद्रास एंड देन अति शूद्रास ऐसे थे। बट जो गुप्तास थे दे वर नॉट क्षत्रियस जो कि वो राजा बन गए, दे वर वैश्यास के मतलब वो थर्ड लेवल पे आते थे। उस टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती थी। बट फिर भी जब वो राजा बने तो लोग उन पे कुछ बोल ना पाए, उन पे आवाज ना उठा पाए, तो उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। दे स्टार्टेड टू बिल्ड टेम्पल्स, क्योंकि जो हाईएस्ट कास्ट है हमारे वर्ना सिस्टम में दैट इज ब्राह्मण, वो उनको कुछ बोले ना, ठीक है, वो उनके अगेंस्ट ना खड़े हो जाए। दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड टू बिल्ड टेम्पल्स।
और वैसे ही इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो बहुत जल्दी से ग्रो करने लगा, ग्रूम करने लगा। The temple built at the beginning of the Gupta period had only the sanctum sanctorum गर्भगृहा। अब ये sanctum sanctorum क्या होता है या फिर गर्भगृहा क्या होता है? जहाँ पे जो हमारे मेन गॉड है या फिर मेन डिएटी है वो जहाँ पे विराजमान होते हैं वो हमारा गर्भगृहा होता है। एंड दी वेरांडा विथ 4 कॉलम्स, 4 आजू बाजू में पिलर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो कि गर्भगृहा जहाँ पे जो हमारे मेन डिएटी मौजूद है दैट इज नोन एज सैंक्टम सैंक्टोरम और गर्भगृहा। तो ये नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल एंड सदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल दोनों में उसको यही बोलते हैं। अभी क्या होता है नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल, सदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारा अंदर जाएंगे तो गर्भगृहा है और बाहर 4 पिलर्स है, ठीक है, वेरांडा में। तो इसी को हम जो गुप्ता पीरियड ऑफ, जब गुप्ता पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था तो कुछ इस तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ करता था। The temple architecture in India had reached its peak by the 8th century current era। तो 8th century जब तक आया तब तक हमारा जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुका था। This is easily testified by the magnificent composition of Kailasha Temple of Verul। तो कैलाशा टेम्पल हमने कितने ब्यूटीफुली बनाया, कितने हमने उसको कितनी अच्छी तरीके से नक्काशी की, वो बताता है कि हम कितना अच्छी तरीके से टेम्पल्स बनाना सीख चुके थे। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पहले भी देखा है, तो कैलाशा टेम्पल यही हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो कैसे ये बनाया गया कि पहले एक पूरा रॉक था तो वो रॉक को काफ करके कट करके उन्होंने कैसे फिर एक पूरा टेम्पल को बनाया है। By the medieval period, various style of temple architecture have developed in India। तो जब तक medieval period आया बहुत सारे different types of temple architecture इंडिया में आ चुके थे। The style of temple architecture are identified by the style of the tower, शिकारा। शिकारा मतलब जो अपने temples देखा होगा उसका जो uppermost point है, उसका जो सबसे topmost point है, जैसे ये, इसी को हम बोलेंगे शिकारा। शिकारा से हमें पता चलेगा कि कौन सा टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहाँ पे प्रीवेलेंट था, इसको भी हम शिकारा ही बोलेंगे। तो शिकारा से या फिर टावर ऑफ द टेम्पल से हमें पता चलेगा कि वो कौन सा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था। एक टाइप है दी नगारा स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में फेमस है और एक है द्रविड़ा स्टाइल जो कि साउथ इंडिया में फेमस है। ये दो ही इंडिया में थे। तो ये है हमारा द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो कि साउथ में प्रोमिनेंट है। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा फ्लैट है सरफेस पे जाके या फिर टॉप पे जाके, जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो ये फ्लैट हो जाता है। और अगर हम नगारा स्टाइल देखेंगे तो ये ऊपर जाके एकदम पॉइंटेड हो जाता है। तो ये डिफरेंस है नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। अब इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है, द ब्लेंड या फिर मिक्सचर ऑफ दिस टू स्टाइल इज नोन एज विसारा स्टाइल। इन दोनों का जब मिक्सचर होता है तो इसको विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो ये नगारा स्टाइल है जो कि ऊपर जाता है और ये है द्रविड़ा स्टाइल जो फ्लैट रहता है ऊपर जाके, और ये इन दोनों का मिक्सचर विसारा स्टाइल जहाँ पे आपको फ्लैट टॉप और माउंटेन टॉप दोनों ही देखने मिलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द भूमिजा स्टाइल। अब ये दूसरे टाइप का स्टाइल है भूमिजा स्टाइल, सीन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अब ये भूमिजा स्टाइल जो है वो ऑल ओवर इंडिया इतना फेमस नहीं है, ये सिर्फ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। वेस्टर्न साइड यानी डेक्कन, मालवा, यानी बेसिकली मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र जो रीजन है वहां पे भूमिजा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो काफी ज्यादा फेमस है। हैज क्लोज रिजेम्बलेंस टू नागरा स्टाइल फ्रॉम द स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट। अगर कोई जो जिसको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पता नहीं है तो उसको लगेगा कि वो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ही है, बट अगर कोई एक्सपर्ट ही होगा उसको पता चलेगा कि नहीं ये भूमिजा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है और ये नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। इन दी भूमिजा स्टाइल
Series of miniature towers are arranged which become smaller towards the top, hence the tower appears to be continuously rising from the base of the temple of the to the top. ओके तो जैसे आप ये इमेज देख सकते हो, इट इज अ भूमिजा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब ये आप देखोगे तो आपको लगेगा सर ये तो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये एक पॉइंटेड माउंटेन बना रहा है, बट इसमें डिफरेंस है। इसमें आप जो ये टेम्पल आर्किटेक्चर में ये जो देख सकते हो बीच में जो नक्काशी की गई है या फिर जो स्टाइल दिया गया है वो डिफरेंट है। ये आपको नगारा स्टाइल ऑफ पेंटिंग टेम्पल आर्किटेक्चर में नहीं मिलेगा। ये जो चीजें हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाती है और छोटे होते हुए जाती है, जिससे हमें वो थोड़ा अलग शेप में लगता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये 4 स्ट्रक्चर है। ये चारों स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे सारे भूमिजा स्टाइल में। ये जो हॉर्शू टाइप में या हॉर्शू शेप में जो ये बना है ये आपको नगारा स्टाइल में नहीं मिलेगा। ये 5 होते हैं ऐसे, अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 और ऐसे 5 to 9 होते हैं ऊपर से नीचे तक। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज 5, फ्रॉम बॉटम टू टॉप इट इज 5 to 9। तो ये जो चीजें हैं वो नगारा स्टाइल में नहीं मिलती है, भूमिजा स्टाइल की एक अलग पहचान है। ओके, जो हमें महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में बेसिकली या फिर वेस्टर्न इंडिया पार्ट में हमें देखने मिलती है। अभी हम मेडिवल पीरियड में आते हैं। इन द मेडिवल पीरियड अंडर द पैटर्नेज ऑफ मुस्लिम सल्तनत many style of architecture such as Persian, Central Asia, Arabic and pre-Islamic native Indian style were blended together creating the Islamic architecture of India। तब तक हम इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, अब हम मेडिवल में पढ़ेंगे इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। It is a beautiful many beautiful buildings were created. The Qutub Minar at Mehrauli near Delhi, Taj Mahal at Agra, Gol Gumbaz at Bijapur in Karnataka are the world famous example of the Islamic architecture of India। तो ये कुछ है, वैसे तो बहुत सारे हैं, कुछ मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर है जो इंडिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया के एग्जाम्पल्स है। The construction of the buildings of Qutub Minar started during the reign of Qutbuddin Aibak। तो जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे यानी 12th सेंचुरी करंट एरा के टाइम पे कुतुब मीनार बनना स्टार्ट हुआ था, बट वो बहुत टाइम लगा था उसको बनने में। तो अल्तमश जब 13th सेंचुरी आया तब वो उसका काम खत्म हुआ था। कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट मीनारेट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, ये अंडरलाइन करना है कि कुतुब मीनार हाईएस्ट मीनारेट है वर्ल्ड का। इट इज 73 मीटर्स, बेसिकली 240 फीट का मीनारेट है वो। द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, तो कुतुब मीनार भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस। ताजमहल के बारे में तो पहले ही पता होगा। द मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। द ताजमहल इज लुक्ड अपॉन एज द पैरामाउंट एग्जाम्पल of the beauty of Islamic architecture in India. The world famous building has been declared as World Heritage Site of UNESCO। इतना ही नहीं, ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो। 7 अजूबे में से एक अजूबा हमारा ताजमहल भी है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट गोल गुम्बाज में, बीजापुर का जो है जो कर्नाटका में स्थित है। 17th सेंचुरी करंट एरा में इसको बनाया गया था। दिस ग्रैंड बिल्डिंग हाउस द ब्यूरियल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। गोल गुम्बाज में जो बीजापुर के राजा थे, किंग थे मोहम्मद आदिल शाह, उनका ब्यूरियल है या फिर उनकी समाधि है। इनसाइड द डोम आफ्टर विच द बिल्डिंग इज नेम्ड। अभी इसको गोल गुम्बज क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनका इसका जो डोम है, अभी डोम क्या होता है, आप ये जो सर्कुलर पोर्शन देख सकते हो इसी को हम बोलते हैं डोम। तो इस डोम की वजह से इसका नाम पड़ा गोल गुम्बाज। The dome after which the building is named, there is a round gallery. Even a slight whisper by a person standing in the gallery can be heard everywhere, and if somebody claps from here, its echoes can be heard many times। तो echo वाला पूरा एरिया है कि आप कोई भी कुछ बोलेगा तो आवाज पूरी गूंजती है। ओके, ये एक ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक वर्क है, आर्टिस्टिक क्रिएशन है जो हम गोल गुम्बाज में देखते हैं। नेक्स्ट हम आगे
ब्रिटिशर्स के टाइम आते हैं, मॉडर्न पीरियड के टाइम आते हैं. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल अरोज इन इंडिया. इट इज नोन एज इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल. तो हमने एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल देखा, हमने इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इंडिया देखा, अब हम लास्ट देखेंगे इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल. Building like churches, government offices, residence of top officials, railway stations were built in this style during the British period. तो उन्होंने आके जो जो चीजें बनाई उन्होंने अपने हिसाब से बनाई, अपना कल्चर लेके, अपना आर्किटेक्चरल लेके और कुछ इंडिया का कल्चरल आर्ट लेके उन्होंने एक ब्लेंड करके, एक मिक्सचर करके इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल से बिल्डिंग्स बनाई. The building of Chhatrapati Shivaji Maharaj Railway Terminus, Mumbai is the finest example of Indo-Gothic architecture and is the World Heritage Site. अब सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनल्स का ही नहीं, अगर आप कभी भी चर्च गेट विजिट किए हो या फिर सीएसटी विजिट किया होगा आपने, तो आप पूरा जब सीएसटी या फिर चर्च गेट घूमोगे तो यू विल गेट एन एग्जाम्पल. आपको बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आर्किटेक्चर के बारे में, इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर के बारे में, बिकॉज उनका जो पूरा जो एरिया है वो इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल से बना हुआ है. उनके सारे बिल्डिंग्स पुराने या फिर ब्रिटिशर्स जमाने के ही है. कि अब हमने जितना भी पढ़ा वो विजुअल आर्ट्स के बारे में पढ़ा था. हमने पेंटिंग देखा सबसे पहले, फिर हमने स्कल्पचर्स देखा, उन दोनों के फोक स्टाइल और क्लासिकल स्टाइल देखे. अब हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन ट्रेडिशन परफॉर्मिंग आर्ट्स का क्या है. तो सबसे पहले हम फोक आर्ट्स के बारे में जाते हैं. परफॉर्मिंग आर्ट्स मैंने पहले भी बताया कि जो आप परफॉर्म करते हो, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, नाटक हो, ठीक है, ये सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में आते हैं. तो फोक आर्ट होगा तो उसमें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ना उसमें कोई टीचर की जरूरत है, ना उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है. लोग जब खुश है, जब खुशी का माहौल है, तब उसको कर सकते हैं. तो इंडिया हैज इंडिपेंडेंट एंड वेरी ट्रेडिशन ऑफ फोक सॉन्ग, फोक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फोक डांस एंड फोक थिएटर्स विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी पर्टिकुलर रीजन. ऑब्वियसली हर एक रीजन में, हमारे कंट्री के हर एक स्टेट में, और स्टेट में भी डिफरेंट रीजन्स में अपना खुद का एक अलग पहचान है, उनकी खुद की एक अलग आइडेंटिटी है. वो उनका खुद का डांस है, ट्रेडिशन है, कल्चर है. अगर हम स्टेट्स की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कल्चर्स हैं. महाराष्ट्र में लावनी, पूरन पोली फेमस है, महाराष्ट्र में पोवाड़ास फेमस है. अगर हम राजस्थान में चले जाए तो राजस्थान में लिट्टी चोखा फेमस है, वहाँ पे घूमर फेमस है, वहाँ पे शास्त्रीय संगीत फेमस है. ओके, तो वेरियस अदर रीजन्स में हमारा वेरियस फोक आर्ट फेमस है. देयर exist many rich tradition of performing arts in Maharashtra also. तो महाराष्ट्र में ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स, वेरियस अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स भरे पड़े हैं. They developed as an integral part of religious festival and social life. तो religious festivals में और social life में आप उसको परफॉर्म कर सकते हो. कि जैसे गणपति विसर्जन के टाइम हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स होते हैं. आप वेरियस अदर फेस्टिवल्स में, आप सोशल लाइफ में वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो. टू नेम अ फ्यू एग्जाम्पल वी में मेंशन कोली डांस, ठीक है, जो कोंकण एरिया में होता है, तारपा डांस, दशावतार ऑफ कोंकण, पोवाड़ा, कीर्तन, जागर गोंदल एक्सेट्रा. ये सारे जो फोक फॉर्म्स है वो सब महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, आपको देखने मिलेंगे महाराष्ट्र में. हम ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ते हैं. अब ये क्लासिकल है तो इसमें काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, इसमें एक टीचर की जरूरत पड़ेगी, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए. ये आप कहीं भी नहीं परफॉर्म कर सकते. इसके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, टाइम होता है, तभी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू. ऑब्वियसली इंडिया रिच है हर एक चीज में, हमारी हेरिटेज काफी ज्यादा रिच है. The text of Natya Shastra written by Bharat Muni is supposed to be earliest one discussing music and theatre. तो जो भरत मुनि है उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखी थी. तो नाट्य शास्त्र मतलब कि कैसे नाटक
और डांस एंड उसका जो ब्यूटीफुल मिक्सचर है विथ म्यूजिक, और शास्त्र मतलब बुक, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र लिखी थी भरत मुनि ने। इट इज सपोज टू बी दी अर्लीस्ट वन डिस्कसिंग म्यूजिक एंड थिएटर। थिएटर क्यों? क्योंकि इट इंक्लूड्स नाटक ऑल्सो, ओके। दी 9 moods और नवरसा, जिसको हम बोलते हैं नवरसा, सपोज टू बी दी फंडामेंटल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो जो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखी थी उनमें उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो अच्छे से परफॉर्म करना है तो आपको ये 9 रसास या फिर 9 रस को या फिर 9 मूड्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा। तो क्या है वो 9 रसा? श्रृंगार, श्रृंगार यानी लव रसा। हास्य, हास्य यानी ह्यूमर रसा, लाफिंग। बीभत्सता, बीभत्सता मीन्स रिपल्शन और डिस्गाइज, घृणा। रुद्रा, टेरिबल, एंगर। करुणा, सैड, रोना। वीर, हीरोइक, भयानक, फियरफुल। अद्भुत, वंडरस। शांत, पीसफुल। तो जब आप ये जो 9 रसाज या फिर 9 रस को आप अच्छे से परफॉर्म करना सीख जाओगे तो आप नाट्य शास्त्र आपको अच्छे से आया है और आप एक अच्छे से परफॉर्मिंग आर्ट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर बेसिकली जो भी है ये वो इट इज फॉर डांसिंग पर्पस, ठीक है। इसमें आप सिंगिंग के लिए नहीं है, ये इट इज नाट्य शास्त्र लिखा गया था फॉर डांसिंग पर्पस ओनली। Indian people came into contact with cultural tradition of other nations and that resulted into blending of many different streams in the presentation of Indian performing arts, enriching them over time. Okay? तो इंडिया में बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज आए थे पहले। पर्शियन इन्वेजन हुआ, फिर ब्रिटिश इन्वेजन हुआ। तो इन सब ने क्या किया कि इंडियन जो कल्चर था उसके साथ वेरियस अदर कल्चर भी जुड़ते गए। जैसे हमने आर्किटेक्चर में देखा कि पहले इंडियन आर्किटेक्चर था, फिर उसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर आया, फिर उसमें ब्रिटिश आर्किटेक्चर आया और वो एंड में बन के रह गया इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो बहुत सारे ब्लेंड हुए, बहुत सारे मिक्सचर्स हुए इसमें। एज अ रिजल्ट मेनी स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ क्लासिकल, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड डांस केम इनटू एग्जिस्टेंस। वेरियस स्कूल प्रिजर्विंग दो स्टाइल्स वर आल्सो क्रिएटेड। तो फिर क्या हुआ कि जो सिंगिंग है, इंस्ट्रूमेंट, अभी वोकल म्यूजिक मतलब जो गाया जाता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मतलब जो इंस्ट्रूमेंट से बजाया जाता है, दोनों में डिफरेंस है। तो क्या हुआ कि वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और डांस तीनों का कॉम्बिनेशन ले आए और तीनों के कॉम्बिनेशन को फिर उन्होंने फेमस करना स्टार्ट कर दिया, उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल या फिर पिक्चर देख सकते हो जिसमें एक गाना गाते हैं वोकल म्यूजिक और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक देते हैं, ओके। और एक जन रहता है इसमें हु परफॉर्म्स, हु डांसेस। तो आपने बहुत सारे मूवीज में भी देखा होगा, बहुत सारे शोज में भी देखा होगा कि कैसे कोई गा रहा है, बाकी लोग गाना बजा रहे हैं और समबडी डांसेस। रॉयल कोर्ट्स में आप पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के सामने ऐसा ही होता था। तो ये हमारे एंशिएंट ट्रेडिशन था। देयर आर 2 मेन ब्रांचेस, एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड एक है कर्नाटिक म्यूजिक। अब हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? हिंदुस्तानी म्यूजिक यूजुअली नॉर्थन साइड ऑफ इंडिया में ज्यादा फेमस है, ज्यादा चलता है। इसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। अमीर खुसराव उनका बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तानी म्यूजिक को एस्टैब्लिश करने में। फिर कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक बेसिकली साउथ इंडिया में ज्यादा फेमस है। यहाँ पे कर्नाटिक म्यूजिक में आलाप का यूज होता है, यहाँ पे रागा का यूज होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक में। इनके दो फॉर्म्स है, क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल। क्लासिकल शास्त्रीय और उप क्लासिकल उपशास्त्रीय। The semi-classical has included many style of folk music. Semi-classical में folk music ज्यादा आता है, classical में classical music आते हैं जिसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है। A beautiful blend of all three forms, musical, vocal, instrument and dance can be seen in various Indian classical dance forms like Kathak or North India, Lavani of Maharashtra, Odissi of Odisha, Bharatnatyam of Tamil Nadu and Kathakali and Mohiniyattam of Kerala. जिसमें से जो लावनी ऑफ महाराष्ट्र, इट इज नॉट अ क्लासिकल आर्ट फॉर्म, इट इज अ फोक स्टाइल। हमारे जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है वो भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, सटारिया और मोहिनी अट्टम, ये हमारे कुछ
8 टाइप ऑफ क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 8 ही क्लासिकल स्टाइल ऑफ डांस फॉर्म है। और अगर हम फोक स्टाइल ऑफ डांस की बात करें तो बहुत सारे फोक स्टाइल ऑफ डांस है, जिसमें से एक लावनी है, गरबा है, घूमर है, चाउ डांस फॉर्म है। तो बहुत सारे फोक डांस है, 8 क्लासिकल डांस है सिर्फ, जिसमें से हमने बाकी सब पढ़े वो क्लासिकल है, सिर्फ लावनी हमारा फोक स्टाइल है। In India, in the post-independence period, various festivals of music and dance are organized with the view to make it accessible to common people. तो क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बाद कि हमने फिर क्या स्टार्ट किया कि ये जो ब्यूटीफुल ब्लेंड है म्यूजिक और डांस का, इसको और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो उन्होंने फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। Many people attend these festivals including Indians and foreigners alike. The Savai Gandharv festivals of Pune is a famous one. तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है सवाई गांधर्व फेस्टिवल जो पुणे में होता है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक और डांस फॉर्म को मिक्सर करके लोगों को दिखाया जाता है एंड पीपल एंजॉय इट। यहाँ पे फॉरेनर्स, इंडियंस दोनों मिलके इस चीज को एंजॉय करते हैं, जो भी इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म के काफी ज्यादा उनको जो अट्रैक्टिव लगता है। ओके, लेटली वी कैन सी एन इंक्लिनेशन मतलब टू ग्रो, बढ़ना। इन दी किस में हम इंक्लिनेशन देखते हैं? एक्सपेरिमेंटिंग एंड क्रिएटिंग फ्यूजन मतलब जब दो फॉर्म्स को कंबाइन किया जाता है एक साथ, उसको फ्यूजन बोलते हैं। वेरियस म्यूजिक स्टाइल बाय ट्राइंग टू ओवरकम द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय ट्रेडिशनल स्टाइल और स्कूल। तो क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, हमारे जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है या फिर ट्रेडिशनल डांस है उसको वेरियस अदर चीज के साथ मिक्स किया और एक नया स्टाइल निकालने की, एक नया स्टाइल बनाने की कोशिश की। पंडित उदय शंकर इज अ प्रोमिनेंट नेम अमॉन्ग सच आर्टिस्ट हु क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल। इन्होंने एक न्यू स्टाइल क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। He successfully created a fusion of Indian classical dance and European opera. Opera जो यूरोपियन में सिंगिंग फॉर्म होता है उसको बोलते हैं। उन्होंने इंडियन क्लासिकल डांस को और यूरोपियन ओपेरा को मिक्स कर दिया, तो उन्होंने एक नया स्टाइल बना लिया। He also included various form of folk dance in his style. तो अभी फोक डांस आप इसको इंक्लूड कर सकते हो वेरियस अदर चीज में, उसको वेरियस चीजों के साथ उसको ब्लेंड कर सकते हो, मिक्सचर कर सकते हो, बट यू कांट डू इट विथ क्लासिकल डांस, क्योंकि क्लासिकल डांस में काफी ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस या क्लासिकल फॉर्म्स में काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो एक यूनिक फीचर बनता है। तो आप उसको किसी के साथ भी मिक्स नहीं कर सकते, इट इज वेरी हार्ड टू डू इट, और उसी वजह से क्या होगा कि उसकी वो यूनिकनेस कहीं तो चली जाएगी। बट फोक आर्ट्स में आप, फोक डांस में, फोक म्यूजिक में आप इन सब चीजों को किसी के साथ भी मिक्सचर कर सकते हो। Thus, the scope of the presentation of Indian performing art seems to be constantly expanding. तो इससे क्या हो रहा है कि various other चीजें और add हो रही है, तो expand हो रहा है scope. The same phenomena is apparent in the field of Indian visual arts. यही सारी चीजें जो performing arts के साथ कर रहे हैं, हम visual art के साथ भी कर सकते हैं। Let's come with the last but not the least topic, applied art and professional opportunities. क्या क्या professional opportunities available है art और applied art में, हम देखते हैं। Art history is an independent branch of knowledge. Various opportunity of research are available in this field. तो एक independent branch है knowledge का, बहुत सारे fields available है, देखते हैं। Art historian can work in the field of journalism. Journalist बन सकते हो आप, काफी ज्यादा डिमांड भी है आजकल जर्नलिज्म की। ठीक, न्यूज एंकर, न्यूज रिपोर्टर, न्यूज राइटर, आप कुछ भी बन सकते हो जर्नलिज्म में। आर्ट मार्केट इज एन इंडिपेंडेंट फील्ड. इट कॉल्स फॉर स्पेशल एक्सपर्टीज टू एक्सेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट और एंश्योर दैट इट इज जेन्युइन एंड एन एक्सपर्ट विल डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। तो अभी क्या है कि आप क्या करोगे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें मिलती है, अब सबको नहीं पता होता कि क्या असली है क्या नकली है। तो एज अ हिस्टोरियन आर्ट के नॉलेज है आपके पास, तो आप देख सकते हो कि हाँ ये चीज असली है, जेन्युइन भी है कि नहीं, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। जो बोलेंगे वो तो दे ही नहीं सकते, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो सब आप बता सकते हो। हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म आर रीसेंट डेवलप्ड फील्ड्स। तो हेरिटेज मैनेजमेंट, कल्चरल टूरिज्म अभी अभी एस्टैब्लिश हुआ है।
In this field, student of art can find many professional opportunities. Museum and archives management, library science and information technology, archaeological research, Indology are important field in this regard. तो आप ये सारी चीजें भी आर्ट के नॉलेज के थ्रू कर सकते हो. नेक्स्ट आते हैं हम अप्लाइड आर्ट्स में. द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स आर प्राइमरीली लुक्ड अपॉन as the means of entertainment for people. The artist performing primarily with this purpose. तो जो विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स है, लोग उसको एज एन मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट लेते हैं. तो आर्टिस्ट जो उसको परफॉर्म करेगा वो भी इसी पर्पज से करता है कि लोग उससे एंटरटेन हो. However, there is a scope to combine an artistic creation with utility value to make it economically viable. Thus, an artistic creation with utilitarian purpose is called applied art. तो जब ये आर्टिस्टिक क्रिएशन है, चाहे वो विजुअल आर्ट हो या परफॉर्मिंग आर्ट हो, जब उसको हम यूटिलिटीज से कंबाइन करते हैं तो हम इकोनॉमिकली वायबल हो जाते हैं. तो उसी को हम अप्लाइड आर्ट्स बोलते हैं, यानी हम उससे पैसे कमा सकते हैं बेसिकली. जैसे आप कोई भी फोर्ट में जाओगे, जैसे हम लोग लास्ट टाइम विजिट किए थे झांसी का किला, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का किला हम लोग विजिट किए थे. तो वहां पे लाइट एंड साउंड शो होता है. तो अभी लाइट एंड साउंड शो में वैसे तो कुछ होता नहीं है, बट वो पूरी हिस्ट्री बताता है विद द इफेक्ट ऑफ लाइट्स एंड साउंड. तो एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है पैसे कमाने का, क्योंकि जब फोर्ट में हम घूमते हैं तो हम सिर्फ टैक्स देते हैं और कुछ पैसे नहीं भरते. बट जब आप वो आर्ट लाइट एंड साउंड म्यूजिक देखोगे तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे उसको अलग से, तो उससे कमाई भी होती है. तो उसी को हम अप्लाइड आर्ट्स बोलते हैं. जब आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो, आप उसको प्रेजेंट में अप्लाई कर रहे हो कि और उससे पैसे भी कमा रहे हो, so it is a smart way. Industry and advertisement, interior designing and production of ornament objects, art design to stage backdrops, art direction for films and television, creating attractive layouts of book, magazines, calligraphy. कैलीग्राफी का क्या मतलब होता है? The art of writing. आप देख सकते हो कि वेरियस अदर राइटिंग से लिखी जाती है चीजें, अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, तो उसको कैलीग्राफी बोलते हैं. प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, कस्टमाइज्ड स्टेशनरी, गिफ्ट्स ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा आर फील्ड ऑफ अप्लाइड आर्ट्स. तो अप्लाइड आर्ट्स में आपको आर्ट्स के बारे में अगर अच्छी नॉलेज है तो आप उसको प्रेजेंट में अप्लाई कर सकते हो. जैसे आप अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हो तो आप मैगजीन्स लिख सकते हो, आप इनविटेशन कार्ड्स बना सकते हो, आप कस्टमाइज स्टेशनरी, गिफ्ट्स ऑब्जेक्ट, ग्रीटिंग कार्ड जैसे बना सकते हो. अगर आपकी अच्छी ड्राइंग, आप अच्छा डिजाइनिंग कर सकते हो, एंशिएंट डिजाइनिंग. अगर आपके पास ऑर्नामेंट्स बनाने की टेक्निक है, क्योंकि देख सकते हैं कि आज के टाइम पे हम पुराने टाइम्स की जो मूवीज है, पुराने टाइम की स्टोरीज काफी ज्यादा बना रहे हैं. तो उसके लिए उस टाइम के ऑर्नामेंट्स, उस टाइप के कपड़े आपको चाहिए पड़ेंगे. तो उस टाइप का आपको नॉलेज है तो आप बना के दे सकते हो. आप फिल्म डायरेक्ट कर सकते हो उस स्टाइल का, क्योंकि आप जब फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो एंशिएंट टाइम की, तो एंशिएंट टाइम का फिर हिस्टोरिकल टाइम का ही सब कुछ होना चाहिए. आप मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहन के आप आके कुछ बोल नहीं सकते. आपका जो बैकग्राउंड है वो हिस्टोरिकल होना चाहिए, आपके जो अटायर है, आपने जो कपड़े पहने वो एंशिएंट होने चाहिए. तो बेसिकली सब उस टाइम का ही होना चाहिए, तब वो एक हिस्टोरिकल मूवी या फिर एक हिस्टोरिकल सीन बन पाता है. तो इतने सारे लोग लगते हैं उसके लिए, इतनी सारी मेहनत लगती है एक आर्ट मूवी बनाने या हिस्टोरिकल मूवी बनाने के लिए. और ऑब्वियसली बात है, इन सब की नॉलेज हर किसी को नहीं होती है. तो एज एन आर्ट स्पेशलिस्ट और एन आर्ट अप्लाइड आर्ट एक्सपर्टी आप बहुत ही ज्यादा डिमांड में रहोगे. The field of architecture, photography are also a part of applied arts. Nowadays, still and animated graphics created with the help of computer are used for various purposes. तो animated graphics भी बनाए जाते हैं तो कंप्यूटर के हेल्प से. दिस इज ऑल्सो अप्लाइड आर्ट्स. तो इसमें क्या कि आप कंप्यूटर्स के थ्रू, आप ग्राफिक्स के थ्रू एनिमेटेड कैरेक्टर्स बना सकते हो, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में. Ornaments, artistic creation of metals, earthen pots with colorful design, objects made with cane and bamboo, beautiful glass objects, attractive textile and clothing, etc. all can be listed with applied arts. तो वेरियस अदर जो बोल सकते हैं हम अट्रैक्टिव चीजें हैं, जो जो हिस्ट्री का दीवाना होगा या फिर जिसको एंशिएंट चीजें पसंद आती होगी, वो इन सब चीजों को खरीदते हैं.
एंशियंट पॉट्स हो गए, मटके में डिजाइन करना या फिर बैम्बू से चीजें बनी हुई रखना, ब्यूटीफुल ग्लास पेंटिंग, अट्रैक्टिव टेक्सटाइल, ये सारी चीजें हम एंशियंट जो हिस्ट्री में यूज की जाती थी, वो अगर आपको आती है तो बेसिकली उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हर कोई नहीं बना पाता। और ये जो चीजें हैं वो पुराने टाइम के लोग दिया करते थे और काफी अच्छे तरीके से जीते थे, तो लोग इन सब चीजों के पीछे आज भाग रहे हैं। तो अगर आपको इन सब चीजों की नॉलेज है तो आपका प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा बिकेंगे। Every field mentioned above required a detailed planning and meticulous management at every stage of production. It is essential to employ, train and skilled individual at every stage. Obviously बात है, जितना भी हमने अभी देखा उन सब में आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ नॉलेज ही नहीं, आपको उसके लिए ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, काफी अच्छी ट्रेनिंग और स्किल्स भी होनी चाहिए हर एक स्टेज के लिए। सम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑफ आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ सर्टेन ट्रेडिशन। द डेवलपमेंट ऑफ ईच प्रोडक्टिव प्रोसेस हैज इट्स ओन हिस्ट्री। Hence, the syllabi of training course of art design include the history of various industrial and cultural tradition. तो जितना भी हमने देखा, जितना भी हमने प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज देखी, उन सब का अपना खुद का एक आर्ट होता है। तो वो आर्ट के पीछे भी आपको उस आर्ट को समझने के लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग कोर्स की जरूरत पड़ेगी। और उन सब ट्रेनिंग कोर्स को जानने के लिए आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। There are few institutions in India which offer technical and occupational training in the above mentioned fields. तो अगर आपको जानना है तो हमारे इंडिया में कुछ ऐसे टेक्निकल फील्ड्स है, इंस्टीट्यूशंस है जो हमें टेक्निकल एंड ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग देते हैं इन सब फील्ड्स के बारे में। Among them, National Institute of Design in Ahmedabad, Gujarat is world renowned institution. तो एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन, ये वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशन है। This institution has introduced an online course since 2015. तो ये 2015 में उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था। इस चैप्टर में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है जितना भी था। अगर पूरे चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट डाउन करके पूछो, मैं उसको क्लियर ज़रूर करूँगा। और अगर आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो इंजॉयबल एंड नॉलेजेबल दोनों लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड आपको सब कुछ समझा होगा, आपको मज़े से समझा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। इट मोटिवेट्स अस अ लॉट टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। काफ़ी मेहनत लगती है, तो जब आपका प्यार मिलता है तो और खुशी होती है इसको और बनाने में। सो मैं जल्दी आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्दी ही हिस्ट्री का। होप आप इसको पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो रहा होगा। Meet you in the next video. Till then, take care. Bye.